23 जून 1985 एक आम सी सुबह, लेकिन कुछ ही घंटों में आसमान से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट 182, जिसे कनिष्का कहा जाता था, अटलांटिक महासागर में क्रैश हो गई। लेकिन ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक बॉम्ब ब्लास्ट था जिसमें 329 बेगुनाह लोगों की जान गई। ये कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था और 9/11 से पहले का दुनिया का सबसे जानलेवा एविएशन टेरर अटैक। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हमले की प्लानिंग की जानकारी एजेंसियों को पहले से थी, तो फिर इसे रोका क्यों नहीं गया? इतने सालों बाद भी जब सिर्फ एक आरोपी को सजा मिली है, क्या यह इंसाफ है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय नाकामी की मिसाल। चलिए आज हम बात करते हैं कि यह अटैक कैसे किया गया। 23 जून 1985 सुबह के करीब 8 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182, जो बोइंग 747 था और जिसे कनिष्का नाम दिया गया था, यह फ्लाइट मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए दिल्ली मुंबई रूट पर उड़ती थी। इस फ्लाइट में 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर थे, जिनमें से 268 कैनेडियन सिटीजन, 27 ब्रिटिश सिटीजन और 22 भारतीय नागरिक शामिल थे। ज्यादातर यात्री भारतीय मूल के कैनेडियन सिटीजन थे। लेकिन उस दिन सुबह 8:14 पर जब फ्लाइट आयरलैंड से 190 किलोमीटर दूर और 31,000 फीट की ऊंचाई पर थी और सेनन एटीसी से संपर्क में थी, लेकिन अचानक इसका संपर्क एटीसी से टूट जाता। कुछ ही सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेन हवा में टुकड़े टुकड़े हो गया। प्लेन के मलबे अटलांटिक महासागर में बिखर गए। कोई भी जिंदा नहीं बच सका। उसी दिन टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर एक और धमाका हुआ, जिसमें 2 बैगेज हैंडलर्स मारे गए। बाद में जांच में पता चला कि ये दोनों हमले आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन इस त्रासदी की शुरुआत कहां से और कैसे हुई, इस घटना को समझने के लिए हमें 1980 के दशक के भारत में चल रहे सिख आंदोलनों को समझना होगा। 1970 और 1980 के दशक में कुछ सिख समूह पंजाब में एक अलग राष्ट्र खालिस्तान की मांग कर रहे थे और इस आंदोलन के तार अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से जुड़े हुए थे, जहां जर्नैल सिंह भिंडरावाले जैसे नेता सक्रिय थे। जून 1984 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया, जिसमें भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल में छिपे हुए लोगों को निकालने के लिए एक हमला किया और इस ऑपरेशन में भिंडरावाले समेत कई लोग मारे गए और मंदिर को भी भारी नुकसान हुआ। सिख समुदाय में इस ऑपरेशन को लेकर भारी गुस्सा था। इसके कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख बॉडीगार्ड द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। इस घटनाओं ने कनाडा में रहने वाले सिख समुदाय में भी गुस्सा बढ़ाया, खासकर उन ग्रुपों में जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे। इनमें एक ग्रुप था बब्बर खालसा, जिसे इस हमले का मेन सस्पेक्ट माना गया। लेकिन क्या यह हमला सिर्फ बदले की भावना था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? जांच से पता चला कि एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 का बम ब्लास्ट और नारिता एयरपोर्ट का धमाका एक ही साजिश का हिस्सा थे। दोनों बम वैंकूवर कनाडा से भेजे गए। 19 जून 1985 को 2 टिकट बुक किए गए। एक एम सिंह के नाम से कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट 060, जो वैंकूवर से टोरंटो और फिर वहां से एयर इंडिया फ्लाइट 182 के लिए, और दूसरा एल सिंह के नाम से कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट 003 वैंकूवर से टोक्यो और फिर वहां से एयर इंडिया फ्लाइट 301 के लिए। दोनों ही टिकट 3005 कैनेडियन डॉलर कैश में बुक किए गए, लेकिन ये दोनों लोग फ्लाइट में कभी बैठे ही नहीं। 22 जून 1985 को एम सिंह ने फोन करके पूछा कि क्या उसका लगेज बिना बोर्डिंग के दिल्ली भेजा जा सकता है। एयरलाइंस के नियमों के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी एक सूटकेस वैंकूवर से टोरंटो और फिर मॉन्ट्रियल के रास्ते फ्लाइट नंबर 182 में लोड हो गया। इसी तरह दूसरा सूटकेस नारिता एयरपोर्ट पर पहुंचा, जो समय से पहले ही फट गया। जांच में पता चला कि दोनों बम में सानियो ट्यूनर, माइक्रोकोटा क्लॉक, एवर रेडी 12 वोल्ट बैटरी और डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ था, जो इंद्रजीत सिंह रैयत नाम के एक आदमी ने खरीदे थे। दोस्तों, ये त्रासदी और भी दुखद इसलिए है क्योंकि इसे रोका जा सकता था। 1984 के अंत में कम से कम 2 इन्फॉर्मर ने कैनेडियन पुलिस को चेतावनी दी थी। अगस्त 1984 में जेरी बाउड्रोल्ट नाम के एक अपराधी ने बताया कि तलविंदर सिंह परमार ने उसे $2 लाख की ऑफर दी थी ताकि वो एक प्लेन में बम रख सके। बाउड्रोल्ट ने उस ऑफर को ठुकरा दिया और पुलिस को सूचना दी। सितंबर 1984 में
हरमेल सिंह ग्रेवाल ने CSIS यानी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस और RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को बॉम्ब की साजिश के बारे में बताया, लेकिन दोनों ने इस इंफॉर्मेशन को अनरिलायबल मानकर खारिज कर दिया। जून 1985 में पॉल बेसो नाम के एक इन्फॉर्मर ने दावा किया कि उसने उग्रवादियों की बातचीत रिकॉर्ड की थी, जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट को निशाना बनाने की बात थी। ये रिकॉर्डिंग कैनेडियन पुलिस को दी गई, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और तो और कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने मार्च 1985 में तलविंदर सिंह परमार की निगरानी शुरू की थी और 4 जून 1985 को परमार और रेयट को वैंकूवर आइलैंड के जंगल में एक जोरदार धमाके की टेस्टिंग करते सुना गया, लेकिन एजेंसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सवाल यह है कि इतनी चेतावनियों के बावजूद सिस्टम ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? क्या ये सिर्फ खुफिया एजेंसियों की नाकामी थी या कुछ और था? हमले के बाद कैनेडियन और भारतीय जांच एजेंसियों ने मिलकर इसकी जांच शुरू की। इस जांच में मेन सस्पेक्ट पाए गए तलविंदर सिंह परमार, जो बब्बर खालसा का नेता था, जिसे इस हमले का मास्टरमाइंड माना गया। इंद्रजीत सिंह रेयट, एक इलेक्ट्रिशियन जिसने बम बनाने के लिए सामान खरीदा। रिपुदमन सिंह मलिक, एक वैंकूवर बेस्ड बिजनेसमैन जिसे परमार का करीबी माना गया। अजायब सिंह बागरी, एक 100 मिल वर्कर जिस पर बम की साजिश में शामिल होने का शक। नवंबर 1985 में परमार और रेयट को हथियार और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण तलविंदर सिंह परमार रिहा हो गया। परमार बाद में भारत भाग आया, जहां 1992 में पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दावा किया कि परमार ने कनिष्का बम विस्फोट की जिम्मेदारी कबूल की थी। रेयट को 1988 में यूके के कोवेंट्री में गिरफ्तार किया गया। साल 2003 में उसने गुनाह कबूल किया, जिसमें उसे 15 साल की सजा हुई। लेकिन रेयट ने कभी न तो बम बनाने की पूरी जिम्मेदारी ली और न ही अपने साथियों के नाम बताए। मलिक और बागरी को साल 2000 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2005 में सबूतों की कमी के कारण उन दोनों को बरी कर दिया गया। जिस दिन यह प्लेन ब्लास्ट हुआ, उसी दिन 23 जून 1985 को टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर एक और बम धमाका हुआ। यह बम धमाका सूटकेस में हुआ था, जो कैनेडियन पैसिफिक फ्लाइट 003 से आया था और एयर इंडिया फ्लाइट 301 में ट्रांसफर होने वाला था। लेकिन डे नाइट सेविंग टाइम की गलत काउंटिंग के कारण बम समय से पहले फट गया, जिसमें 2 जापानी बैग हैंडलर मारे गए। जांच में पता चला कि यह बम भी वैंकूवर से भेजा गया था और इसका डिजाइन कनिष्का के फ्लाइट के बम से मिलता जुलता था। इससे यह साफ हो गया कि यह एक प्री प्लान साजिश थी, जिसमें 2 एयर इंडिया फ्लाइट्स को एक साथ निशाना बनाया गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस डबल अटैक को रोका जा सकता था? इस त्रासदी की जांच कनाडा की सबसे लंबी और महंगी क्रिमिनल जांच थी, लेकिन इसमें कई खामियां थी। CSIS ने परमार की 156 वायरलेस रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो जांच के लिए बेहद जरूरी सबूत हो सकते हैं। कैनेडियन पुलिस ने कई चेतावनियों को नजरअंदाज किया था और उनके पास प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं थी। जेरी ब्राउडोल्ट, हरनेल सिंह और पॉल बेसो जैसे इन्फॉर्मर की सूचनाओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। 1990 के दशक में 2 सिख पत्रकार जो इस केस में गवाह हो सकते थे, उन दोनों की हत्या कर दी। एक लंदन में और दूसरा कनाडा में मारा गया। साल 2006 में कैनेडियन सरकार ने जॉन मेजर की अध्यक्षता में एक पब्लिक इंक्वायरी शुरू की। 2010 में आई उनकी रिपोर्ट में इसे कनाडा का सबसे बड़ा सामूहिक हत्याकांड कहा गया। इस त्रासदी ने सैकड़ों परिवार को तोड़ दिया। अमरजीत कौर भिंदर, जिनके पति सतविंदर सिंह भिंदर फ्लाइट के को पायलट थे, उन्होंने बताया कि उनकी दुनिया उजड़ गई। उनके 2 बच्चे, जो तब 10 और 7 साल के थे, वो अपने पिता को खो चुके थे। सुशील गुप्ता, जो तब 12 साल के थे, उन्होंने अपनी मां रामवती को खो दिया। पीड़ितों के परिवारों का कहना था कि कैनेडियन सरकार ने उन्हें शुरू में नजरअंदाज कर दिया। साल 2006 में वकील रिचर्ड क्वांस ने भारत आकर पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की और ये पाया कि वो जुडिशियल प्रोसेस से पूरी तरह बाहर थे। साल 2010 में कैनेडियन सरकार ने औपचारिक तौर पर माफी मांगी और पीड़ितों के लिए मेमोरियल बनाए गए। साल 2012 में सरकार ने परिवारों को मुआवजा भी दिया, लेकिन क्या मुआवजा और माफी इंसाफ की जगह ले सकते हैं? इस हमले को लेकर कई विवाद भी सामने आए। कुछ लोगों ने दावा किया कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस साजिश की जानकारी थी। एक किताब सॉफ्ट टारगेट में आरोप लगाया गया कि टोरंटो में भारतीय काउंसिल जनरल सुरिंदर मलिक और डिप्लोमेट सिद्धार्थ सिंह ने फ्लाइट नंबर 182 से अपनी बुकिंग आखिरी समय पर कैंसिल कर दी थी। CSIS ने भी एक भारतीय जासूस नेटवर्क का दावा किया
सीएसआईएस ने भी एक भारतीय जासूसी नेटवर्क का दावा किया जिसमें डिप्लोमेट देविंदर सिंह अहूवालिया का नाम था, लेकिन ये दावे कभी साबित नहीं हुए। वहीं साल 2023 में भारत और कनाडा के बीच तनाव के दौरान कुछ भारतीय कमेंटेटर्स ने इस त्रासदी को फिर से उठाया, खासकर जब कैनेडियन पीएम जस्टिस ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का नाम लिया। इस त्रासदी ने एविएशन सिक्योरिटी को पूरी तरह बदल दिया। कनाडा ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी को और भी सख्त किया और अब बिना बोर्डिंग के लगेज ट्रांसफर पर सख्त नियम बनाए गए। लेकिन इस घटना ने कई सवाल भी छोड़े। क्यों सीएसआईएस और कैनेडियन पुलिस ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया? क्यों सिर्फ एक शख्स को सजा हुई जबकि साजिश में कई लोग शामिल थे? क्या आज का सिक्योरिटी सिस्टम ऐसे हमलों को रोक सकता है? साल 2010 की जॉन मेजर की रिपोर्ट ने यह साफ कहा कि यह सिस्टम की लापरवाही थी। लेकिन आज भी कनाडा में 10 में से 9 लोग इस त्रासदी के बारे में नहीं जानते। भारत में जहां ज्यादातर पीड़ितों के रिश्तेदार थे, वो मानते हैं कि इंसाफ अभी भी अधूरा है। साल 2022 में इस केस के एक सस्पेक्ट रिपुदमन सिंह मलिक की वैंकूवर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। साल 2024 में टेनर फोक्स और जोश लेपोज ने उनकी हत्या का गुनाह कबूल किया, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्हें किसने हायर किया था। कैनेडियन पुलिस ने साल 2024 में कहा कि इस हमले की जांच अभी भी सक्रिय और चल रही है, लेकिन 39 साल बाद भी कई सवाल अनसुलझे हैं। क्या इंद्रजीत सिंह परमार अकेला मास्टरमाइंड था? क्या सीएसआईएस की लापरवाही जानबूझकर थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीड़ितों के परिवार को कभी पूरा इंसाफ मिलेगा? तो दोस्तों, ये थी एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 की कहानी। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ 329 परिवार को तोड़ा, बल्कि सिस्टम की खामियों को भी उजागर किया। अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि यह त्रासदी रोकी जा सकती थी? क्या सिस्टम की लापरवाही आज भी ऐसी घटनाओं को जन्म दे सकती है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए।